कर्नल बाबू को ऊपर से आदेश मिला था कि वो जाकर चेक करें कि क्या चीनी सेना पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से सच में पीछे हट गई है, जैसा कि समझौता हुआ था। उनके साथ सिर्फ कुछ दर्जन निहत्थे जवान थे। निहत्थे इसलिए क्योंकि 1996 के एक समझौते के तहत लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 2 किलोमीटर के दायरे में कोई भी सेना आग्नेयास्त्र यानी फायर आर्म्स का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। भारत हमेशा से इन नियमों का सम्मान करता आया था। कर्नल बाबू और उनके जवानों को लगा कि ये एक रूटीन वेरिफिकेशन है। वो बस ये देखने जा रहे थे कि चीनी टेंट वहां से हटे हैं या नहीं। लेकिन जब वो पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर पहुंचे तो उन्होंने जो देखा वो हैरान करने वाला था। वहां से पीछे हटना तो दूर, चीनी सेना ने वहां एक और नया ऑब्जर्वेशन पोस्ट बना लिया था। कर्नल बाबू आगे बढ़े। उन्होंने चीनी कमांडरों से बात करने की कोशिश की। उन्होंने शांति से उस समझौते की याद दिलाई जो सिर्फ कुछ दिन पहले हुआ था। अचानक, बिना किसी चेतावनी के, बातचीत के बीच में ही चीनी सैनिकों ने कर्नल बाबू और उनके दल पर हमला कर दिया। यह हमला कोई साधारण हाथापाई नहीं थी। क्या आपको लगता है कि इस आधुनिक युग में, जहां लेजर और ड्रोन का जमाना है, वहां लड़ाई पत्थरों से होगी? चीनी सैनिकों ने अपने हाथों में वो हथियार ले रखे थे जो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय युद्ध नियम के खिलाफ थे। लोहे की रॉड जिन पर कंटीले तार लपेटे गए थे, डंडे जिनमें लोहे की कीलें ठुकी हुई थीं। आज जो आप सुनने वाले हैं वो शायद ही किसी ने आपको इतनी गहराई से बताया हो। हम सब ने न्यूज चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज देखी, अखबारों की हेडलाइंस पढ़ी, लेकिन न्यूज रूम के शोर शराबे से बहुत दूर 14,000 फीट की ऊंचाई पर उस सर्द और खौफनाक रात में असल में क्या हुआ था? यह कहानी सिर्फ एक सरहद की नहीं है। यह एक ऐसी साजिश का पर्दाफाश है जिसे छुपाने के लिए एक सुपर पावर देश ने अपनी पूरी सरकारी मशीनरी लगा दी। आज हम उन फाइलों को खनोलेंगे, उन गवाहियों को जोड़ेंगे और आपको उस अंधेरी घाटी में ले चलेंगे जहां इंसानियत, धोखे और अकल्पनीय शौर्य की ऐसी दास्तान लिखी गई जिसने दुनिया का भूगोल और इतिहास दोनों को हिलाकर रख दिया। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। असली और रोंगटे खड़े कर देने वाला सच तो अभी आपके सामने आना बाकी है। जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए। सोचिए, आप 14,000 फीट की ऊंचाई पर हैं। तापमान 0 से 20 डिग्री नीचे। हवा इतनी पतली कि हर एक सांस लेने के लिए फेफड़ों को संघर्ष करना पड़े। चारों तरफ सिर्फ नंगे नुकीले पहाड़ और उनके बीच से बहती बर्फ जैसी ठंडी गलवान नदी। यहां परिंदा भी पर नहीं मारता। अगर आप ऐसी जगह पर बिना किसी तैयारी के खड़े हों तो शायद कुछ ही घंटों में यह मौसम आपकी जान ले ले। लेकिन ऐसी ही एक जगह पर जहां प्रकृति खुद आपकी दुश्मन हो, दुनिया की 2 सबसे बड़ी सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसी बंजर जमीन के लिए इतनी बड़ी जंग क्यों? इसके पीछे एक ऐसा मास्टरमाइंड प्लान था जो कई सालों से बुना जा रहा था। और क्या आप जानते हैं कि इस पूरे प्लान का सबसे डरावना हिस्सा क्या था? वो हिस्सा जो आज तक फाइलों में दबा हुआ है। मई 2020 का महीना था। पूरी दुनिया एक अदृश्य वायरस से लड़ रही थी। लोग अपने घरों में बंद थे, लेकिन हिमालय की उन बर्फीली चोटियों पर एक अलग ही खेल चल रहा था। चीनी सेना, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, धीरे धीरे अपने फौजी और भारी मशीनरी गलवान घाटी, पैंगोंग त्सो और गोगरा हॉट स्प्रिंग्स के इलाकों में जमा कर रही थी। यह कोई रूटीन पेट्रोलिंग नहीं थी, ये एक सोची समझी आक्रामकता थी। भारत ने दरबुकश्योक दौलत बेग ओल्डी नाम की एक सड़क बनाई थी जो सीधे काराकोरम पास तक जाती थी। ये सड़क भारत की एक बहुत बड़ी रणनीतिक जीत थी और यही बात बीजिंग में बैठे लोगों की आंखों में चुभ रही थी। उन्हें हर हाल में इस सड़क पर कब्जा करना था या इसे रोकना था। 6 जून 2020 को एक उम्मीद की किरण जागी। दोनों देशों के सैन्य कमांडरों के बीच बातचीत हुई। समझौते के कागजों पर दस्तखत हुए। तय हुआ कि दोनों सेनाएं पीछे हटेंगी। डी एस्केलेशन होगा। सब कुछ शांत लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कूटनीति जीत गई है और युद्ध का खतरा टल गया है। भारतीय सेना ने भी राहत की सांस ली, लेकिन भारत के जवानों को यह अंदाजा नहीं था कि जिस शांति समझौते पर उन्होंने भरोसा किया है वो असल में मौत का एक जाल है। एक ऐसा जाल जो उनके लिए ही बिछाया गया था।
क्या आपको लगता है कि जो सेना दुनिया को अपनी मुट्ठी में करने का सपना देखती हो, वो इतनी आसानी से पीछे हट जाएगी? यहीं पर एक ऐसा धोखा हुआ जिसकी मिसाल आधुनिक सैन्य इतिहास में नहीं मिलती। 15 जून की शाम सूरज पहाड़ों के पीछे छुप रहा था और गलवान घाटी में अंधेरा और ठंड दोनों तेजी से बढ़ रहे थे। 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल बी संतोष बाबू एक बेहद शांत, समझदार और बहादुर ऑफिसर। वो ऐसे लीडर थे जो एयर कंडीशन कमरों में बैठकर ऑर्डर नहीं देते थे, बल्कि अपने जवानों के साथ ग्राउंड पर रहते थे। कर्नल बाबू को ऊपर से आदेश मिला था कि वो जाकर चेक करें कि क्या चीनी सेना पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से सच में पीछे हट गई है, जैसा कि समझौता हुआ था। उनके साथ सिर्फ कुछ दर्जन निहत्थे जवान थे। निहत्थे इसलिए क्योंकि 1996 के एक समझौते के तहत लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 2 किलोमीटर के दायरे में कोई भी सेना आग्नेयास्त्र यानी फायर आर्म्स का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। भारत हमेशा से इन नियमों का सम्मान करता आया था। कर्नल बाबू और उनके जवानों को लगा कि ये एक रूटीन वेरिफिकेशन है। वो बस ये देखने जा रहे थे कि चीनी टेंट वहां से हटे हैं या नहीं। लेकिन जब वो पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर पहुंचे तो उन्होंने जो देखा वो हैरान करने वाला था। वहां से पीछे हटना तो दूर, चीनी सेना ने वहां एक और नया ऑब्जर्वेशन पोस्ट बना लिया था। कर्नल बाबू आगे बढ़े। उन्होंने चीनी कमांडरों से बात करने की कोशिश की। उन्होंने शांति से उस समझौते की याद दिलाई जो सिर्फ कुछ दिन पहले हुआ था। अगर आप कर्नल बाबू की जगह होते तो आप क्या करते? आप भी शायद यही सोचते कि बातचीत से मसला हल हो जाएगा। लेकिन सामने वाले का इरादा बातचीत का था ही नहीं। वहां पहले से मौजूद चीनी सैनिक वो नहीं थे जो रोजाना पेट्रोलिंग करते थे। वो किसी और इलाके से लाए गए नए सैनिक थे जिनके चेहरों पर सिर्फ नफरत और आक्रामकता थी। अचानक, बिना किसी चेतावनी के, बातचीत के बीच में ही चीनी सैनिकों ने कर्नल बाबू और उनके दल पर हमला कर दिया। यह हमला कोई साधारण हाथापाई नहीं थी। क्या आपको लगता है कि इस आधुनिक युग में जहां लेजर और ड्रोन का जमाना है, वहां लड़ाई पत्थरों से होगी? चीनी सैनिकों ने अपने हाथों में वो हथियार ले रखे थे जो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय युद्ध नियम के खिलाफ थे। लोहे की रॉड जिन पर कंटीले तार लपेटे गए थे, डंडे जिनमें लोहे की कीलें ठुकी हुई थीं। ये हथियार अचानक वहां नहीं आए थे। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत था कि चीनी सेना पहले से ही हत्या के इरादे से वहां आई थी। ये कोई अचानक हुआ विवाद नहीं था, ये एक प्री प्लान्ड मर्डर था। पहला वार सीधे कर्नल बाबू पर हुआ। अंधेरे और विश्वासघात का फायदा उठाते हुए चीनियों ने भारतीय कमांडर को निशाना बनाया। लेकिन वो ये भूल गए थे कि भारतीय सेना अपने ऑफिसर को कभी अकेला नहीं छोड़ती। जैसे ही कर्नल बाबू जमीन पर गिरे, 16 बिहार रेजिमेंट के वो मुट्ठी भर जवान एक भयानक क्रोध में उबल पड़े। उनके पास हथियार नहीं थे, उनके पास सिर्फ उनके नंगे हाथ और अपने कमांडर के लिए बेइंतहा प्यार था। और फिर शुरू हुई एक ऐसी लड़ाई जिसे सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। पीछे बेस कैंप में जब ये खबर पहुंची कि हमारे कमांडिंग ऑफिसर पर हमला हुआ है, तो जो हुआ वो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। भारतीय सेना की घातक प्लाटून, जो सबसे खतरनाक और प्रशिक्षित कमांडो होते हैं, वो तुरंत पेट्रोलिंग पॉइंट 14 की तरफ दौड़ पड़े। वहां कोई नियम नहीं था, कोई फॉर्मेशन नहीं थी, सिर्फ एक ही लक्ष्य था, अपने कमांडर को बचाना और चीनियों को उनके धोखे की सजा देना। अंधेरा इतना घना था कि अपना हाथ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सोचिए उस मंजर को, एक संकरी पगडंडी जिसके एक तरफ सीधी खड़ी चट्टान है और दूसरी तरफ बर्फीली तेज बहाव वाली श्योक और गलवान नदी, और उस छोटी सी जगह पर सैकड़ों सैनिक आपस में भिड़े हुए हैं। ये कोई आम लड़ाई नहीं थी, ये एक प्रिमिटिव आदि मानव जैसी लड़ाई थी। इंसान इंसान को नोच रहा था, कोई पत्थरों से वार कर रहा था, कोई एक दूसरे की गर्दन दबोचे हुए था। जो जवान निहत्थे थे, उन्होंने चीनियों के हाथों से उनके कील लगे डंडे छीन लिए और उन्हीं पर वापस हमला कर दिया। इस पूरी लड़ाई में एक बहुत बड़ा सरप्राइज एलिमेंट था जिसने चीनी सेना के होश उड़ा दिए। उन्हें लगा था कि वो संख्या में ज्यादा हैं, उनके पास हथियार हैं और वो अचानक हमला करके भारतीयों को डरा देंगे और पीछे धकेल देंगे। लेकिन उन्हें भारतीय सैनिक की उस मिट्टी का अंदाजा नहीं था जो हार मानना जानती ही नहीं। पंजाब रेजिमेंट और सिख लाइट इन्फेंट्री के कुछ जवान भी वहां पहुंच चुके थे। कहा जाता है कि एक एक भारतीय सैनिक ने
उस रात 4-4 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतारा। 20 साल का एक युवा सिख सैनिक जिसका नाम गुरतेज सिंह था, उसने अकेले ही अपनी कृपाण से कई चीनी सैनिकों को तब तक काटा जब तक वो खुद वीर गति को प्राप्त नहीं हो गया। लड़ाई का पागलपन इस हद तक बढ़ गया था कि कई सैनिक लड़ते लड़ते उस संकरी पहाड़ी से नीचे नदी में गिर गए। शून्य से नीचे के तापमान वाली उस नदी में गिरना ही मौत को दावत देना था। कई भारतीय और चीनी सैनिकों की जान उस बर्फीले पानी में जम जाने की वजह से गई। घंटों तक ये खूनी खेल चलता रहा। रात के सन्नाटे में सिर्फ चीखें, पत्थरों के टकराने की आवाजें और बहती नदी का शोर था। जब सुबह हुई तो गलवान घाटी का नजारा किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं था। बर्फ पर बिखरा हुआ खून, टूटे हुए हथियार और शांत पड़े शरीर। भारत ने गर्व से और भारी मन से अपने 20 शूरवीरों की शहादत को दुनिया के सामने रखा। पूरे देश की आंखें नम थी, लेकिन सीना गर्व से चौड़ा था कि हमारे जवानों ने 1 इंच जमीन भी नहीं दी और लड़ते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी। कर्नल संतोष बाबू और उनके जवानों को पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों, सैटेलाइट इमेजरी और रूस की ताश न्यूज एजेंसी के मुताबिक चीन के कम से कम 45 से 60 सैनिक उस रात मारे गए थे। लेकिन चीन ने क्या किया? उन्होंने पूरी दुनिया से और खुद अपने देश के नागरिकों से ये सच छुपा लिया। महीनों तक चीन ने यह माना ही नहीं कि उनका कोई फौजी मरा है। क्यों? क्योंकि पीपल्स लिबरेशन आर्मी का जो अजेय होने का भ्रम था, वो उस रात गलवान की घाटियों में टूटकर चकनाचूर हो गया था। उनके प्रोपेगेंडा की मशीनरी फेल हो गई थी। निहत्थे भारतीय जवानों ने दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक के घमंड को जमीन पर ला पटका था। आखिरकार 1 साल बाद अपने ही देश में उठते सवालों और इंटरनेट पर लीक हो रही तस्वीरों के दबाव में आकर चीन ने सिर्फ 4 या 5 सैनिकों के मारे जाने की बात कबूली। ये एक ऐसा झूठ था जिस पर खुद उनके देश के लोगों ने विश्वास नहीं किया। जिस कमांडर ने उस हमले की लीडरशिप की थी, वो खुद बुरी तरह घायल हुआ था। ये वो सच्चाई है जिसे ड्रैगन आज भी अपने सीने में दफन किए बैठा है। गलवान की उस रात ने पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ा मैसेज दिया। इसने भारत की विदेश नीति और रक्षा नीति को हमेशा के लिए बदल दिया। जो चीन ये सोचता था कि वो अपनी आर्थिक और सैन्य ताकत के दम पर अपने पड़ोसियों को डरा धमकाकर जमीन हड़प लेगा, उसे पहली बार एक ऐसा जवाब मिला जिसकी गूंज बीजिंग तक गई। आज भारत ने सीमा पर अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है, इंफ्रास्ट्रक्चर को कई गुना तेज कर दिया है और ये साफ कर दिया है कि अगर कोई भी हमारी संप्रभुता को चुनौती देगा तो उसे उसी की भाषा में जवाब मिलेगा। आज जब हम कर्नल संतोष बाबू, गुरतेज सिंह और उन सभी 20 वीर जवानों को याद करते हैं, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने सिर्फ एक जमीन के टुकड़े को नहीं बचाया था। उन्होंने उस रात पूरे देश के स्वाभिमान को बचाया था। उन्होंने दुनिया को दिखाया था कि तकनीक और धोखे से आप एक जंग की शुरुआत तो कर सकते हैं, लेकिन जंग जीतने के लिए जो जिगरा और हौसला चाहिए, वो किसी फैक्ट्री में नहीं बनता। अब एक सवाल आपके लिए, अगर हमारे उन जवानों ने उस रात वो स्टैंड नहीं लिया होता, अगर वो पीछे हट जाते, तो आज भारत का नक्शा कैसा होता? क्या हम कभी उस सुपर पावर की आंखों में आंखें डालकर बात कर पाते? इस सवाल का जवाब सोचिएगा जरूर, और याद रखिएगा, जो आजादी और सुरक्षा हम अपने घरों में बैठकर महसूस करते हैं, उसकी कीमत कोई और उन ठंडी, अंधेरी और वीरान सरहदों पर अपना खून देकर चुका रहा है। ये रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।